अप्रैल 2025 से कुछ महीनों पहले की ये बात है। दरअसल एक बुजुर्ग महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास होती है। वो बुजुर्ग महिला कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु के एक HSAR लेआउट के पास एक पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पर वो जाती है और वहाँ पर जाकर के वो खड़ी हो जाती है। जैसे ही पुलिस वालों ने पूछा कि मैडम क्या बात है, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, तुम्हारी क्या हेल्प कर सकते हैं। दरअसल ये जो थाना है वो एक पॉश इलाके में है और देखते ही साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किसी बड़े घर की महिला है। जैसे पुलिस ऑफिसर के पास ये जाती है तो जाकर के कहती है कि साहब, मेरा जो पति है उसके हाथ में हर वक्त घर में बंदूक होती है, वो कब मुझे और मेरी बेटी को मार दे ये कुछ कह नहीं सकते। आप मेरी मदद कर दीजिए, आप मेरे पति को गिरफ्तार कर लीजिए। जैसे ही उस बुजुर्ग महिला ने उस पुलिस ऑफिसर से ये बात कही तो ये बात एक सिपाही सुन रहा था और वो सिपाही उस पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और जाकर के धीरे से कान में कहता है कि साहब, आपको पता नहीं है, कर्नाटक के पूर्व जीडी की पत्नी है ये, ज़रा सोच समझ के आप बात करिएगा। जैसे ही पुलिस अफसर ने ये बात सुनी उसके बाद वो बड़े ही तसल्ली से, बड़े आराम से उस महिला को वहाँ पर कहता है कि मैडम, आप पहले चेयर पर बैठ जाइए। उसको पानी पिलाने के लिए फिर बात कही जाती है। लेकिन जैसे ही उस महिला ने ये सुन लिया और समझ लिया कि ये पुलिस वाला इस पुलिस वाले के कान में कुछ करके गया है, इसलिए फिर वो नाराज़ हो जाती है और कहती है कि FIR तुम लोग लिखोगे या फिर नहीं लिखोगे, मेरे पति को तुम लोग पकड़ोगे या फिर नहीं पकड़ोगे। पुलिस वाला समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैडम के समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था। आखिरकार मैडम थाने के जाके सामने बैठ जाती हैं और वो कहती है कि जब तक उसके पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप सी मच जाती है। कुछ वक्त फिर आगे बढ़ता है। हालांकि उस महिला को समझा बुझा करके किसी तकरीब से शांत किया जाता है वहाँ पर। लेकिन कुछ महीनों बीत जाने के बाद अप्रैल की ये बात है, आखिरकार एक कत्ल हो जाता है और जैसे ही ये कत्ल होता है, इस महिला की और उस पति की आज पूरे भारतवर्ष में चर्चा हो रही है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कत्ल क्यों हुआ और कत्ल पीछे का मेन कारण क्या रहा होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु में पुलिस कंट्रोल रूम यानी कि TCR को एक फ़ोन पहुंचता है 112 नंबर पर। ये फ़ोन पहुंचता है 20 अप्रैल 2025 की शाम लगभग 4:30 बजे के आसपास। HSR यहाँ पर 3 मंजिला एक बिल्डिंग होती है। उस 3 मंजिला बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक लाश पड़ी हुई थी। आप लोग आकर के देख लीजिए। और सूचना में ये बताया जाता है कि एक राक्षस को मार दिया गया है। जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम को ये सूचना मिलती है, पुलिस कंट्रोल रूम ने इस सूचना को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ के अधिकारियों को ये आदेश दिया जाता है कि एक मकान है, फला नंबर मकान है और वहाँ पर आपको जाना चाहिए, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन उस 112 नंबर पर दी गई थी। पुलिस के कुछ लोग वहाँ पर भी पहुँचते हैं, अधिकारी, और वहाँ जाने के बाद दरवाज़ा खुलवाया जाता है और दरवाज़ा खुलवाने के बाद देखते हैं कि एक वाकई में वहाँ पर लाश पड़ी हुई है जो कि चादर से लिपटी हुई थी, खून से एकदम लथपथ थी। पास में ही एक चाकू पड़ा हुआ होता है और पास में ही एक बॉटल पड़ी हुई होती है। ऐसा लग रहा था उसे देख करके कि जैसे इस चाकू का और इस बोतल का उस हत्या के मामले में या फिर उसका प्रयोग किया गया है वहाँ पर, जैसे कि इन दोनों का हत्या करने के लिए किया गया है। ये लगभग 68 साल के आसपास का एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है। अब इसके बारे में जब पता चलता है, जानकारी जुटाई जाती है, तो दरअसल बिहार प्रदेश का एक जिला चंपारण लगता है। चंपारण जिले का एक थाना लगता है पिपरासी, और पिपरासी थाना क्षेत्र का एक गांव वहां पर लगता है जिसका नाम है परसोनी। दरअसल परसोनी का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम ओम प्रकाश होता है,
ओम प्रकाश जी ने जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो गांव में हासिल की और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के बीएचयू बनारस विश्वविद्यालय में जाते हैं और वहां जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसके बाद वो तैयारी में जुट जाते हैं यूपीएससी की। साल 1981 की बात है, यूपीएससी का एग्ज़ाम वो क्लियर कर लेते हैं और यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आईपीएस ऑफिसर वो चुन लिए जाते हैं और उनका कैडर मिलता है कर्नाटक कैडर। कर्नाटक कैडर में जब मिलता है तो ट्रेनिंग के बाद उनको बल्लारी जिले में एसपी के रूप में तैनात कर दिया जाता है और वो अपनी नौकरी आराम से करना वहाँ पर शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगता है, एक बेटा पैदा होता है, एक बेटी पैदा होती है और शादी विधि हो जाती है। जिंदगी एकदम बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी और 1 मार्च 2015 को कर्नाटक प्रदेश का इन्हें सबसे बड़ा पद यानी कि डीजीपी बना दिया जाता है और ये डीजीपी रहते हुए 31 मार्च 2017 को अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। अब रिटायर होने के बाद ये तो इनके बारे में जो जानकारी थी, जो लाश पड़ी हुई थी, इसके बारे में पता चल जाता है कि ये कर्नाटक प्रदेश के पूर्व में डीजीपी रहे हैं और सबसे बड़े अधिकारी के रूप में इनकी पोस्टिंग भी रही है, तैनाती भी रही है। जाहिर सी बात है इसकी लाश मिलना प्रदेश भर में बहुत ही और सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये पूर्व डीजीपी की हत्या कर दी गई है, इसके बारे में जब जानकारी जुटाने की पुलिस कोशिश करती है तो प्राथमिक जांच में ये पता चलता है कि 20 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास का वो वक्त हो रहा होगा। ये अपने घर पर बिल्कुल बैठे हुए थे और खाना खाने के लिए इनकी तैयारी थी। खाना खाने के लिए जब ये बैठे हुए थे तो खाने में इनके लिए 2 तरीके की मछलियाँ परोसी गई थी। अब ये आराम से इत्मीनान से खाना खा रहे होते हैं, पत्नी इनके सामने बैठी हुई है। अचानक से इनके पत्नी को होता क्या है कि वो इनके आँखों में मिचली का जो पाउडर था उस पाउडर को इनके आँखों में झोंक देती है। जैसे ही आँखों में मिर्च आती है बीजेपी वो एकदम से परेशान हो जाते हैं, छटपटाने लगते हैं, जल्दी वहाँ से उठते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में जो मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ये जो जांच सामने आती है उसमें ये पता चलता है कि इनकी जो पत्नी है जिसका नाम पल्लवी है उसके हाथ में चाकू होता है, बॉटल का भी इस्तेमाल किया गया था और एक के बाद एक इन्होंने गर्दन, पेट और सीने पर लगातार ताबड़तोड़ एक के बाद एक वार किया था। लगभग 12 वार इन्होंने किए थे और 12 वार में वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। ज़मीन पर गिरने के बाद उनको इत्मीनान से ये तसल्ली हो जाती है, उसको वो देखने लगती है कि यह मर चुका है कि नहीं चुका है, इसकी सांसें चल रही हैं या फिर नहीं चल रही है या फिर थम चुकी हैं। जब तक उनके प्राण एकदम से निकल नहीं गए थे, उनकी सांसें एकदम से थम नहीं गई थी, तब तक पत्नी आराम से इत्मीनान से बैठ कर के देख रही थी। बताया ये भी जाता है कि उस वक्त उनकी बेटी भी कृति जिसका नाम होता है वो भी मौके पर ही मौजूद थी। आखिरकार जब माँ और बेटी ने ये पूरी तरीके से इत्मीनान कर लिया कि ये बिल्कुल मर चुका है, इसकी सांसें एकदम से थम चुकी हैं, तब यहाँ से वो अपने कमरे में जाती हैं और जाकर के बंद हो जाती हैं, पैक हो जाती हैं और कमरे को अंदर से बंद कर लेती हैं। अब यहाँ से वो आराम से देख रही थी और देखने के बाद जब काफ़ी वक्त बीत जाता है, 1 आध घंटे का वक्त बीत जाता है, लगभग 4:30 बजे के आसपास ये दावा किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि इसी घर से फ़ोन पहुंचता है और फ़ोन पहुंचने के बाद 112 नंबर को ये सूचना दी जाती है और ये बताया जाता है कि एक राक्षस का अंत कर दिया गया है। अब ये बात जब इसका बेटा जो होता है, पुलिस ऑफिसर का जो बेटा है, जो पूर्व डीजीपी रहे हैं ओम प्रकाश जिनका नाम है, उनका बेटा जिसका नाम कार्तिक प्रकाश है, उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है, जो कि डोमलुक स्थित एक कर्नाटक डोफ एसोसिएशन होता है। ये उस वक्त बेटा इनका जो होता है कार्तिक प्रकाश वो वहाँ पर होता है और जो इनका पड़ोसी होता है जिसका नाम होता है जय श्री है, उनका फ़ोन पहुँचता है उनके बेटे को और वो कहता है कि बेटा आपके जो पापा हैं उनकी लाश आपके घर के सीढ़ियों के एकदम पास में पड़ी हुई है। जैसे ही बेटे ने ये खबर सुनी, बेटा दौड़ता हुआ अपने घर आता है और जाकर के देखता है वाकई में उसके पिता की लाश पड़ी हुई है
पुलिस मौके पर पहुंची हुई थी और पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटे हुए थे। पुलिस वाले से ये लोग पूछते हैं, ये जो बेटा होता है कार्तिक प्रकाश, उससे पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या आप कुछ बता सकते हो, कोई जानकारी दे सकते हो, किसी पर आप कोई शक हो, आपको कोई वो हो, आखिर किसने इस घटनाक्रम को अंदाज दिया हो। तब बेटा कहता है कि जो उनके घर में उनकी माँ है, वो एक तरह का एक घर में क्लेश करती थी। माँ अक्सर पापा पर शक किया करती थी और बहन जो भी होती है वो भी कुछ न कुछ इस बात को लेकर के परेशान करती रहती थी। पिछले एक सप्ताह से तो स्थिति कुछ ज़्यादा ही भयानक हो रही थी। यही कारण था कि पिताजी अपनी बहन, जिसका नाम सरिता होता है, उनके घर पहुंच जाते हैं और उनके यहाँ रहने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि घर में असुरक्षा की भावना एकदम से हो रही है, पता नहीं कब उन पर माँ और बेटी मिल करके के हमला कर दे, इसलिए वो घर चले जाते हैं अपने बहन के। और जो ये लड़का होता है कार्तिक प्रकाश, ये भी बुआ के पास चला जाता है। लेकिन जो बेटी होती है इनकी, जिसका नाम कृति होता है, कृति जाती है बुआ के पास, अपने पिताजी को जिद करके अपने साथ लेकर के आती है। और जब ये घटनाक्रम हो रहा था 20 अप्रैल 2025, ये 2 दिन के पहले की बात है, बेटी अपने पिता को घर पर लेके आती है और उसके बाद इस घटनाक्रम को अंदाज दिया जाता है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वीआईपी सिक्योरिटी में एक इंस्पेक्टर होते हैं, ये बताते हैं कि कुछ घंटे पहले ही पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश जी से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि साहब मैं घर आना चाहता हूँ। तो तभी ओम प्रकाश वहाँ पर यह कहते हैं कि तुम अभी घर मत आना, घर पर मैडम है और कोई बातचीत हमारी नहीं हो पाएगी। तो इससे वो बताते हैं श्रीनिवास कि घर की स्थिति ही कुछ ऐसी थी। घर में एक तरीके से अजीब तांडव जैसा माहौल रहता था, अजीब सा माहौल रहता था। परेशानी जैसी चीज़ें वहाँ पर उत्पन्न होती थी। डीजीपी साहब अपने पत्नी की आदतों को लेकर के, उनकी हरकतों को लेकर के परेशान रहते थे। परेशान इसलिए भी बताए जाते हैं क्योंकि उनकी जो पत्नी है उनको सिजोफ्रेनिया एक बीमारी होती है, उस बीमारी से वो ग्रसित थी और उनका इलाज काफ़ी समय से चल रहा था। यदि हम इस बीमारी के बारे में बात करें तो ये बीमारी 3 तरीके के लक्षण इसमें उत्पन्न होते हैं। एक होती है जो प्रतिभ्रम होती है, जैसे ऐसी चीज़ों के बारे में देखना या फिर सुनना जो कि वास्तविकता से एकदम परे होता है। अजीब तरीके की आवाज़ें सुनना, अजीब तरीके की चीज़ों को देखना, महसूस करना। इन्हें लगता था कि इनके पति बंदूक लेकर के इधर उधर घर में घूमते रहते हैं, पता नहीं कब उन्हें मौका मिलेगा और कब इनकी वो हत्या कर दे। साथ ही भ्रम की स्थिति पैदा होना कि वास्तविकता से अलग धारणा ऐसे उत्पन्न कर लेना, पैदा कर लेना कि जैसे कि कोई व्यक्ति इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यही कारण था कि उन्हें ये लगता था कि जो इनके ये पति हैं, जो पूर्व डीजीपी हैं, जिनका नाम ओम प्रकाश है, वो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनके ही अंडर में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, जो घर पर मौजूद रहते थे, वो भी उन्हें किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही अव्यवस्थित भाषण उत्पन्न होना कि विचारों का प्रभाव असंगत या अतार्किक होता है, जिसमें कुछ बोलना या फिर बात करना मुश्किल हो जाता है। ये अपने आप ही कुछ ऐसी बातें बड़बड़ाना, ऐसी बातें उत्पन्न करना, कुछ काल्पनिक कहानियाँ अपने मन में गढ़ना, ये इस तरीके की बीमारी होती है। और इस बीमारी को सिजोफ्रेनिया के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। इसी बीमारी का जो डीजीपी होते हैं, उनकी जो पत्नी होती है, उनका कई साल से इलाज चल रहा था और इस इलाज में लाखों रुपए खर्च भी हो रहे थे। हालांकि इस हत्याकांड से कुछ समय पहले की ही ये बात है। इन्होंने सोशल मीडिया के अलग अलग मंच पर एक मैसेज प्रसारित किया था और इसमें उन्होंने कहा था कि ये जो पति है इनका, जो पूर्व डीजीपी है, वह उनके बेटी को और साथ ही उनको खतरा पहुंचा सकता है। ये कभी भी उनको नुकसान पहुंचा सकता है, इनको मार सकता है। हालांकि बेटे की तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा 103 और 103(1) और 103(2) और 103(5) इसके तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अभी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन मां और बेटी को इस हत्याकांड के लिए
फिलहाल में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि इस पूरे घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा करें। लेकिन जिस तरीके से डीजीपी की हत्या की गई है, वाकई में अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। ये ऐसे वक्त में, ऐसे बीच में ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जिस वक्त में मेरठ जैसे शहर में हत्या हो जाती है, हरियाणा में हत्या हो जाती है, औरैया में हत्या हो जाती है, और हत्या करने वाला कोई और नहीं, पत्नियां ही अपने पति की हत्या कर रही हैं। अब ये मामला होता है कि इसमें डीजीपी की, जो पूर्व डीजीपी है, उनकी पत्नी हत्या की है, तो जाहिर सी बात है इस पर चर्चा होना लाजमी ही होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस तरीके से ग्रसित रहने की वजह से यहाँ पर जो है कि नुकसान तो ये बता रही थी कि ये नुकसान उसको पहुंचाने वाली है, लेकिन यहाँ पर नुकसान हो जाता है डीजीपी का। ये खुद ही अपने पति का हत्या कर रही है। तो आजकल हमारे समाज में पत्नियां जो पति की हत्या कर रही हैं, इसकी संख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह अभी कोई सामने नहीं आई है। देखते ही कानून आगे इसके आगे क्या ही मतलब कि स्टैंड लेता है, कानून को इसके आगे स्टैंड लेना चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए कुछ करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ये हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर ऐसा होता रहा तो कल को लोग शादी करने से कतराने लगेंगे। शादी मतलब कि मौत की सज़ा ऐसी साबित हो जाएगी हमारे भारत में। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना